सर वेलकम टू आवर स्टूडियो। सर आप धर्मवीर सर कुछ अपने बारे में बताइए। यू आर 73 नाउ, और कैसी रही आपकी जर्नी, क्या देखा आपने अभी तक, और कुछ मुझे अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस बताइए। देखिए, मेरी जर्नी बड़ी एक इंटरेस्टिंग, मैं कहूँगा एडवेंचरस थी। और जब मैं स्कूल में था तो बहुत अच्छा स्टूडेंट नहीं था। ओके। और उस समय का माहौल भी ऐसा था, क्योंकि मैं 1949 का बॉर्न हूँ। हाँ जी। तो इंडिपेंडेंस हुए बहुत ज़्यादा वक्त नहीं था, और मेरे पिताजी और मेरी माताजी दोनों स्ट्रगल करे। मेरे फादर एक क्लर्क भर्ती हुए थे डिफेंस अकाउंट्स में, और वो थोड़ा प्रमोट होते होते असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर बने। कहाँ से रही सर आपकी स्टडीज़, कहाँ की रही? मेरी स्टडीज़ जो स्कूलिंग है, हाँ जी, मैंने जो है हरियाणा में अम्बाला से शुरू की। ओके। मेरे पिताजी उस समय पोस्टेड थे अम्बाला में, डिफेंस अकाउंट्स में वो असिस्टेंट थे। तो वहाँ पे मैं एक म्यूनिसिपल स्कूल में मैंने एडमिशन लिया। उसके बाद चलते चलते कानपुर पोस्टिंग हुई, तो वहाँ पे 1 साल पढ़ा। फिर इलाहाबाद पहुँचे, हम दिल्ली रहे। ओके। कानपुर से दिल्ली आए। दिल्ली में मैंने 7वीं तक पढ़ाई की। ओके। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र इलाहाबाद हो गया, और उनका प्रमोशन हुआ एज अकाउंट्स ऑफिसर, तो वो वहाँ पे चले गए। ओके। तो जब तक मैं इलाहाबाद नहीं पहुंचा था, तब तक मैं एक बहुत मीडियोकर स्टूडेंट था, और जैसे ग्रेस मार्क होते थे उसको दे के पास होता था। ओके। पर मेरे पिताजी और मेरी माताजी, हम लोग 6 भाई बहन थे, तो उन्होंने कहा भाई देखो, हमारे पास कोई वेल्थ तो है नहीं, पैसा नहीं, एजुकेशन ही आपकी एक वेल्थ हो सकती है। अगर अच्छा पढ़ोगे, अच्छा आगे बढ़ोगे, तो कुछ ना कुछ बन जाओगे। तो शिक्षा पे जोर देते थे, और कैरेक्टर पे, और खेलने कूदने पे। तो मैं एक बहुत अच्छे इंटरमीडिएट कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। उससे मेरा एक तरह से मैं कहूँ कि जिसे कह सकते हैं द बेस्ट प्लेटफॉर्म मेरे जीवन का अगर टर्निंग पॉइंट है, तो वहाँ से शुरू हुआ। 8वीं के बाद 9वीं 10वीं वहीं से की। मेरे को 10वीं के हाई स्कूल जिसे कहते थे यूपी के बोर्ड में मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिला। ओके। और तब मुझे लगा कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। मेरी सिस्टर जो 2 बड़ी थी, उनका भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, भाई छोटे भाई थे उनका भी। तो मुझे जब मेरिट स्कॉलरशिप मिला, तो मुझे लगा कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। ओके। और हमारी फैमिली कुछ बढ़ सकती है। तो मेरे पिताजी ने भी काफ़ी इसमें जोर दिया। उसके रहते रहते मैं फिर इंटरमीडिएट की। तब हमारा विज़न बना कि मैं भी जो है इंजीनियर बनूं या साइंटिस्ट बनूं, और देश की सेवा करूं। तो 1965 में लाल बहादुर शास्त्री इलाहाबाद आए थे। उन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। और उन्होंने कहा, देखिए हमारे पास खाने को अनाज नहीं है, और हमारे पास जो आर्मी है वो वेल इक्विप्ड नहीं है। 65 में जो वॉर हुई, 62 में पहले हुई, फिर 65 में, तो हालांकि वी वर बेटर ऑफ देन पाकिस्तान इन द वॉर, लेकिन उनको लगा कि हमारे पास अमेरिका का कंट्रोल है, क्योंकि हम मैक्सिकन वीट आता था, अगर गेहूँ आता था तो जनता खा पाती थी। तो अब उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए 2 डायरेक्शंस हैं। एक तो किसान को हम समृद्ध करें, वो फूड ग्रेन्स का प्रोडक्शन करें, और जवान का उनका ये था कि हम अपनी सेना को मजबूत करें। हम पुराने आर्मामेंट्स पर लड़ नहीं सकते। ओके। तो उससे मुझे भी लगा कि मैं भी देश की सेवा करूं। ओके। मैं भी कुछ करूं। तो मेरा हौसला बढ़ा, और मैं आईआईटी के एग्ज़ाम में मैं बैठा,
और मैं पास हो गया। कोई कोचिंग नहीं थी, कुछ नहीं था। हमारी क्लास से 15 लोगों ने क्वालिफाई किया। एक सेक्शन जो था जिस पे हमारे टीचर जोड़ देते। फिर मैंने कहा कि मैं एटम बम बनाऊंगा, एटम बम की जर्नी में मैं शामिल हो जाऊंगा। ड्रीम था कि पाकिस्तान हमें तंग कर रहा है। 62 में चाइना ने का एग्रेशन हुआ देश में, और चाइनीज़ बहुत शू मेकर्स थे कलकत्ता में, इलाहाबाद में, बनारस में, नॉर्थ में काफ़ी, उस एरिया में, ईस्ट में बहुत थे। तो चाइनीज़ दुकानें बंद हो गई जूतों की, बहुत अच्छे जूते बनाते थे वैसे। अच्छा। तो इत्तेफाक ये था कि मैंने कहा मैं भी एटम बम की स्टोरी बनाऊंगा, मैं भी एटॉमिक एनर्जी कमीशन में जाऊंगा। तो मैं, और उसके लिए ज़रूरी है कि मैं साइंस अच्छी पढूं, मैथमेटिक्स पढूं। तो मेरे को क्योंकि मेरिट स्कॉलरशिप मिला था तो मेरा हौसला बढ़ गया। कोचिंग थी नहीं, मैं अपने साथियों को पढ़ाता था, उससे मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर होते गए। और मैंने, अभी भी मुझे याद है कि मैं उनको हर हफ्ते में सबकी क्लास लेता था। तो मैंने फिर जब मैं IIT के काउंसलिंग में गया कानपुर, तो उन्होंने कहा आप क्या करोगे? मैंने कहा जी मैं ऑनर्स इन फिज़िक्स करूँगा खड़गपुर में। और क्यों? मैंने कहा जी मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ। तो वो भी बड़े आश्चर्यजनक, उनको आश्चर्यचकित हुए और कहने लगे कि आप तो इंजीनियर, आपके माँ बाप आए हैं। मैंने, मेरे पिताजी तो नहीं आए हैं। बोले घर जाके क्या कहोगे? मैंने कहा साहब देखेंगे जो कुछ होगा। तो उन्होंने एज ए फादर फिगर 2 प्रोफेसर्स जिनकी शक्लें मुझे वेगली याद हैं, उन्होंने कहा बेटा हम तुम्हें जो मिल सकता है तुमने चूज़ कर लिया, एरोनॉटिकल इंजीनियर। तुम घंटा बाहर बैठे हो, चेक करो कि ऑनर्स इन फिज़िक्स खड़गपुर में जाओगे या नहीं जाओगे। तो मैं समझता हूँ कि उनका ये जेस्चर बहुत इम्पोर्टेंट था। सर थोड़ा पॉलिटिक्स, प्लीज। तो मैं फिर चला गया खड़गपुर में, मुझे मेरिट स्कॉलरशिप मिला जी। तब मेरी जर्नी काफ़ी, मुझे लगा मैं कुछ करूँगा। तो मैं कानपुर आ गया। IIT कानपुर वाज द बेस्ट। मैं बहुत अच्छा कर रहा था, मैं पॉलिटिक्स में डूब गया। और मैं स्टूडेंट्स पॉलिटिक्स में एंटी अमेरिकन, इंटरवेंशन इन इंडो चाइना, एंड फेवरिंग पाकिस्तान ओवर इंडिया। तो मैंने, आई लेड द प्रोसेशन इन द लास्ट कॉन्वोकेशन, जिसमें एम्बेसडर ऑफ USA आए, क्योंकि कोलैबोरेशन था, दैट वाज एन, आई स्टेज द वॉकआउट along with all students. So I was to be rusticated from IIT Kanpur for 3 years. So they saved me, the professors saved me, and I continued, but my academic went down. I could not go abroad for PhD. So finally my batchmate appeared in IAS and he got topped, so he used to stay D Subbaraw. तो वो हमारे घर आते जाते रहते थे दिल्ली में। मेरे पिताजी ने कहा कि भाई तुम ना साइंटिस्ट बने ना डॉक्टर बने, लड़ाई झगड़ा करते हो। तो ये IAS में आ गया, देखो तू भी बैठ जा। मैं बैठ गया, मैं आ गया। एंड आई ज्वाइंड इन 73 एंड आई कैन ओनली से गॉड हैड बीन वेरी काइंड टू मी एंड very favorable to me. And my parents also stood by me under all circumstances, even though they were not able to feed the family entirely. Then he says कि तुम IAS में आ जाओ और बैठो। मैंने कहा जी IAS में आ गए तो मैं, किस में आ जाओ? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस में। ये सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम दो। मैंने कहा साहब मैं IAS में अगर आ गया तो ज्वाइन करूँगा, किसी और सर्विस में ज्वाइन नहीं करूँगा। बोला तू बैठ जा, मैं आ गया। And I got allotted to Haryana, so I served. And I worked in Haryana for 36 in the service, then 5 years state election. I roughly served for 42 years. सर थोड़ा पॉलिटिक्स की बात करेंगे। क्या चेंजेस देखे आपने? जैसे आपने बोला कि
लाल बहादुर शास्त्री के टाइम से आपने इनका भाषण सुना और इट मीन्स कि आपने बहुत चेंजेस देखे, बहुत लीडर्स को आते जाते देखा। आपके प्रोफेशन में काफ़ी डिस्कशंस भी होती होंगी पॉलिटिक्स के ऊपर। कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा डेमोक्रेटिक है, ठीक है, तो अभी आपको क्या लगा कि क्या चेंजेस आए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? और जैसे बाहर अलग चल रहा था, कहीं कम्युनिस्ट है, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, तो डेमोक्रेसी आपको एक हमारे लीडर्स ने डेमोक्रेसी को ही क्यों चूज़ किया? देखिए, पहली बात तो यह है कि जितने फ्रीडम फाइटर्स थे, चाहे जवाहरलाल नेहरू थे, सरदार पटेल थे, अजय कृपलानी जी थे, और बहुत सारे थे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे। दे वर एक्सपोज टू द बेस्ट एजुकेशन इन द वर्ल्ड। ओके। क्योंकि एक्सेप्ट लाल बहादुर शास्त्री, देखिए कृष्णा मेनन का बहुत एक्सपोजर था, राजेंद्र प्रसाद जी का बहुत बड़ा एक्सपोजर था, बहुत लर्नेड व्यक्ति थे। जवाहरलाल नेहरू भी लर्नेड थे अपने समय में, महात्मा गांधी भी अपने समय में एक बहुत मतलब आई वुड से जैसे कहते हैं फादर ऑफ द नेशन। तो जितने भी अगर आप देखें कृपलानी वगैरह उस समय के जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, दे वर मैन ऑफ स्टेचर। और अगर स्टेचर के नहीं होते तो ब्रिटिश वुड हैव डिस्ट्रॉयड देम बाय, क्योंकि दे हैड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीवन। तो एक जो फ्रीडम का एक मूवमेंट चला from feudal country that we were, we began thinking of democracy in the 30s and 40s. जब से सदियों से हम गुलाम थे, and suddenly these people thought of democratic constitution, democratic country, and giving rights to the people, fundamental rights. So I feel that it was something which perhaps our own people would not have thought of. Okay. So the constitution came in and it gave certain rights to the people, and it also made certain duties prescribed, the duties of the citizens, कि क्या करना चाहिए। तो जो दौर हमने देखा पेट्रियोटिज्म का दौर था। ओके। और एक कंट्री स्ट्रगलिंग टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर वाज नोवेयर। तो विजन ये था कि हम देश को बनाएं और देश को हर तरह से बनाने की कोशिश करें। ये और काफ़ी प्रोग्रेस है। नाउ वी आर सरप्लस इन फूड ग्रेन्स, we have very good institutions of education. कितना पॉपुलेशन था सर उस टाइम पर? I think we were just 40 crores, 40 crores 40 odd. और आप कह रहे हैं कि ये 50-60 सालों में या 70 सालों में ये 135 हो गए। And we are able to feed, and we are the largest, the most populated. We have crossed China. It had both plus point and negative points both. No, both. You see, it is positive if we are able to train people and create jobs for them. Right. We are the youngest nation today. Right. As people talk about demographic dividends, तो demographic dividends तो तभी होंगे जबकि हम अपनी जनता को कुछ स्किल्स दें, कुछ प्रोडक्शन बढ़ाएं और हम अपना व्यापार बढ़ाएं, इंटरनेशनल ट्रेड हमारा एक्सपेंशन हो, हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो। सर जैसे हम पिछला टाइम लेते हैं कि 40 करोड़ का पॉपुलेशन था, हमें समझ में आता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, हेल्थ के भी इश्यूज कम आते थे लोगों को कंपैरेटिवली आज के। बहुत थे। देखिए कॉलरा वाज वन ऑफ द प्रिवेलेंट डिजीज, कॉलरा, जॉन्डिस, मलेरिया, स्मॉल पॉक्स, जो भी डिजीज किसी भी दुनिया देश में थे वो हमारे देश में बड़े बहुत व्यापक रूप से थे। ओके। लार्ज स्केल पे थे। मुझे हैजा हो चुका है, मेरी सिस्टर को स्मॉल पॉक्स हो चुके, मेरी सिस्टर बची है स्मॉल पॉक्स से। ओके।
तो हैजा कॉलरा वाज ए रूटीन अफेयर, क्योंकि अनहेल्दी कंडीशंस थी, पानी साफ नहीं था, खाने को लोगों के पास दाने नहीं थे, हेल्थ केयर वॉज फार एंड फ्यू। सर एक पॉइंट आ रहा है मेरे दिमाग में, जैसे कि हम बाहर की कंट्रीज में उनका टेरिटरी देखते हैं, दे आर 3 times to इंडिया टेरिटरी, और जो उनका पॉपुलेशन देखते हैं तो वो एक स्टेट में जितना हमारा पॉपुलेशन है वो उनका पूरी कंट्री का पॉपुलेशन है। ये इतना मिसमैच कैसे हो गया कि वहाँ का पॉपुलेशन भी कम है लेकिन इकोनॉमी स्टेबल है, लोग एजुकेटेड एंड सब कुछ मैनर से हो रहा है, सब कुछ स्ट्रीमलाइन कह सकते हैं वहाँ पे हो गया। पॉपुलेशन कम होने की वजह से हुआ कि और ये इतना मिसमैच क्यों हुआ? ये हमारे यहाँ पर इतना पॉपुलेशन और चाइना में पॉपुलेशन, एशिया साइड पे पॉपुलेशन होना, और वेस्टर्न कंट्रीज में जितना पूरा स्टेट का पॉपुलेशन है उनका पूरी कंट्री का है। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर आप यूरोपियन कंट्रीज देखें, सबसे ज़्यादा जो एक्टिव रहे, या अमेरिका को देखें, अमेरिका तो मैं जाता रहता हूँ, मेरे बेटे वहीं रहते हैं, पहले भी मैं जा चुका हूँ और अब भी जाते रहते हैं। मैक्सिको भी जाने का मुझे अवसर मिला, कुछ और कंट्रीज भी देखे यूरोप में, कई पोर्चुगल वगैरह भी, क्यूबा भी मैंने देखा, ये इंडोनेशिया, मलेशिया, ये थाईलैंड, ये सब बर्मा में विज़िट किया। देखिए, पहली बात तो ये है कि सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश में इतने लार्ज पॉपुलेशन को फीड करना, एजुकेट करना, हेल्थ केयर और जॉब देना। और हमारी जो सबसे बड़ी गलती रही वो ये था कि हमने प्राइवेट सेक्टर को इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादा बढ़ावा नहीं दिया 50s में 60s में। ओके। और हम जो है पब्लिक सेक्टर को एक सोशलिस्ट फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हुए हम लोगों ने ऑल मेजर इंडस्ट्रीज़ को, जितनी भी मेजर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं हुआ, पब्लिक सेक्टर में हुआ। ओके। तो उसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट या प्राइवेट इनिशिएटिव आ सकते थे वो नहीं आ पाए, और हम लोग हर चीज़ तकरीबन, कपड़ा भी बना रहे थे, टेलीविज़न भी बना रहे थे, ये तो एक कंज्यूमर गुड्स हैं। ये बात दीगर है कि हम हैवी इलेक्ट्रिकल्स या हैवी इंडस्ट्रीज़ को हम प्रमोट करें, वो की भी, पर प्राइवेट सेक्टर को हमने काफ़ी प्रॉस्पर नहीं होने दिया। और राइट्स ऑफ वर्कर्स, राइट ऑफ पीपल was also quite substantially supported. Not that the workers made they would do whatever they had to do, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी कमी हमारी ये थी कि हमने प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा नहीं दिया, और प्राइवेट सेक्टर में बाहर से इन्वेस्टमेंट को एनकरेज नहीं किया। ओके। अगर आप चाइना को देखें और इंडिया को देखें, कंपैरिजन करें कि 1940 से के बाद, 45 के बाद चाइना कहाँ था और हम कहाँ थे, और आज चाइना कहाँ है और किधर है। तो और पॉपुलेशन, वी हैव क्रॉस्ड चाइना। मुझे चाइना 2 दफ़ा जाने का मौका मिला, एक ट्रांजिट किया, एक दफ़ा मैं कुछ दिन वहाँ ठहरा। देखिए, अब पूरी दुनिया में पहले तो वादा करते थे भाई ह्यूमन राइट्स नहीं है चाइना में, चाइना के साथ कोई ट्रेड नहीं करता था, कोई इन्वेस्ट नहीं करता था, और इंडिया में ये था कि भाई हम सारी चीज़ खुद बनाएंगे, मेजर इंडस्ट्रीज विल बी विद द गवर्नमेंट, वी आर प्राइवेट नेशनलाइजिंग द सिक टेक्सटाइल मिल्स, दैट्स हाउ द नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन केम इन। तो हमारा ये था कि वी वर इन सोशलिस्ट मोड, ट्राइंग टू डू एवरीथिंग आवरसेल्फ। China intelligently built base for attracting industries, और यूएस से इतना इन्वेस्टमेंट उन्होंने खींचा, चीप लेबर। ओके। तो मैंने लोगों से पूछा भाई क्या नई चीज़ है? बोला साहब बात यह है कि वहाँ पे स्ट्राइक नहीं होती, प्रोडक्शन देना तो देना है, डिसिप्लिन है एक तरह से। ओके। सो China started producing goods for multinationals, but now it has started producing under its own brand names. So the lesson to be learned, which the present government is saying, कि
to be make in India. I mean, why should we import is necessary, but we should also be able to export. So that is the difference that I see, and we still have the window to do much better. We can surpass China in many ways. सर मैं थोड़ा सा इंटरनेशनली बात करता हूँ। जैसे शुरू में कहते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर का अगर हम बोलें तो मेन रीज़न ये था कि लोगों ने वेपन्स खरीदने शुरू कर दिए थे और देशों ने एक दूसरे को बताना शुरू कर दिया कि जो जितना स्ट्रांग है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद ये वाला फाइट एकदम से चेंज हो गया और वो स्पेस में जाने का कंपटीशन हो गया। वो जितनी एनर्जी वो वॉर में यूज़ कर रहे थे उन्होंने डायरेक्शन थोड़ा चेंज किया, उन्होंने चीज़ें फाइंड आउट करनी शुरू की कि हम स्पेस में जा, तो कंपटीशन कहीं यहाँ पर चला गया। ये जो चेंजेस आए हैं, ये अभी आप फ्यूचर क्या देख रहे हो कि क्या है एग्जैक्टली हम आगे किस साइड पर जा रहे हैं, हमारा क्या फ्यूचर है? एक बहुत बड़ा चेंज हम देख सकते हैं आजकल एक समाज में आया हुआ। आपने तो बहुत जनरेशन्स देख ली होंगी, आपने तो वो टाइम देखा है जो मेरे फादर वगैरह ने देखा होगा, जो उनकी जैसी उनकी बातें हैं मैं समझ सकता हूँ। और आप आज की जनरेशन को देखते हो, क्या आप कभी मैचअप कर पाते हो इस आज की जनरेशन के साथ कि आपको हमेशा ये गलत ही लगती है? नहीं, मैं नहीं मानता गलत लगती। आज की जनरेशन फोकस्ड है और काफ़ी इंफॉर्मेशन उनको मिल रही है जो कि हमें नहीं मिलती थी। अच्छा। और वेल कनेक्टेड है, नॉट ओनली इंडिया में बट बाहर से भी, क्योंकि आजकल मोबाइल के जरिए या इंटरनेट के जरिए वेरियस मीन्स के जरिए टीवीज़ भी बहुत हैं, बहुत चैनल्स हैं, तो दे आल्सो, सो देयर इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सपोजर, वाइड एक्सपोजर ऑफ एवरीथिंग, गुड बैड और अगली, अच्छा है बुरा सभी आते हैं। पर ये है कि कंपटीशन भी बहुत शार्प है। जितना कंपटीशन या मारामारी हमारे समय जब हम बच्चे थे और आज में बहुत फ़र्क है। पॉपुलेशन बढ़ गई है, पढ़ने वाले बढ़ गए हैं। देखिए इस समय 4.5 करोड़ के करीब तो हमारे यूनिवर्सिटीज़ में बच्चे हैं, जो कि बहुत देशों की तो पॉपुलेशन भी 4.5 करोड़ नहीं है, और ये नंबर बढ़ता जा रहा है और बढ़ना भी चाहिए। कहाँ कितने इंजीनियरिंग कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज थे, कितने आज भी महसूस होता मेडिकल कॉलेजेस कम हैं। हमें और मेडिकल कॉलेज की बेटर मेडिकल केयर की आवश्यकता है। तो प्रोग्रेस तो हुई है, देयर इज नो डाउट। किस टेन्योर में आके आपको लग रहा है कि प्रोग्रेस ज़्यादा हुआ था? देखिए प्रोग्रेस तो ऑलमोस्ट चल ही रही है शुरू से, ये मैं नहीं कह सकता। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू से कि कहाँ ज़्यादा हो रही है, कहाँ जैसे जैसे बेस बढ़ रहा है तो ग्रोथ का रेट भी बढ़ता जाएगा। ओके। जैसे आपने मकान बनाया, बेस रखी, तो आप सोचते मेरे पास पैसा, मैं ग्राउंड फ्लोर बनाऊंगा, पैसा आया तो अपने फर्स्ट फ्लोर बनाया, फिर सेकंड। अब वो जैसे जैसे लोग, देखिए वो समय निकल गया कि हम लोग कोई भूखा मर रहा है, भूखमरी का उस टाइम भूखमरी थी सर? बिल्कुल थी, लोग खाते नहीं थे एक टाइम में। ओके। लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि मंडे को खाओ मत, उन्होंने तो ओपन नारा दिया था और हम सब लोग, पूरा मार्केट बंद, होटल बंद होते थे मंडे को। अच्छा। वो समय आप लोगों ने नहीं देखा। यू कुड नॉट बाई एनीथिंग विद नो होटल्स, नथिंग विल बी सोल्ड। ओके। तो वो एक समय था। और आज एक समय के बच्चों को अच्छे स्कूल हैं, इस समय कंपटीशन भी है, यूनिवर्सिटीज बढ़ चुकी हैं। नंबर ही आप देख लीजिए, IITs कितने थे। IITs तो बने पोस्ट इंडिपेंडेंट, हालांकि कंसीव हुए लास्ट सेंचुरी में। तो यूनिवर्सिटीज़ कितनी थी, आज तो देखिए यूनिवर्सिटीज़ प्राइवेटाइजेशन भी हुआ एजुकेशन। जी जी। तो हेल्थ केयर में देखिए आज के दिन हेल्थ केयर में कितना इम्प्रूवमेंट है। इंडिया वॉज हम लोग कितना फार्मास्यूटिकल्स बना रहे हैं। वी बिकेम द फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड ड्यूरिंग द कोरोना। तो लोग कहते हैं भाई इंडियंस आर डूइंग फार बेटर, इवन अमेरिकन वर नॉट एबल टू प्रोड्यूस एज मच एज वी कुड प्रोड्यूस ड्यूरिंग। हमारा मतलब कि हेल्थ का सेक्टर इतना डेवलप हो चुका था कि हमने पूरे वर्ल्ड को वैक्सीनेशन देना। वी आर रिस्पेक्टेड टुडे।
कहाँ इंडिया कॉलरा में, स्मॉल पॉक्स में उलझा हुआ था, मलेरिया में, जॉन्डिस में, और कहाँ पूरी दुनिया को वो आज पूरी दुनिया को आप सप्लाई कर रहे हैं। सर जैसे ना शुरू में मुझे याद है जब कंप्यूटर्स आए थे इंडिया में, तो एक बहुत डिबेट चली थी कि कंप्यूटर्स आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ थे वो कह रहे थे कि नहीं आने चाहिए, ये पूरा एक मैन पावर ख़त्म कर देगा, आपको कहीं जॉब्स नहीं मिलेगी या हमारी कोई ज़रूरत नहीं थी कि जो क्लैरिकल जॉब्स हैं इसकी इन सब की। सिमिलरली बट ऐसा हुआ नहीं, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ गई, आईटी कंपनीज आ गई एंड कंप्यूटर एक डिफरेंट डायरेक्शन उसने पकड़ लिया। अब जो अभी जो कमिंग सिनेरियो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, राइट। अब अगेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वही फियर है जो शायद मैं सोचता हूँ कि उस जनरेशन को कंप्यूटर से रहा होगा। कुछ इसके बारे में आप मुझे बताओ कि क्या प्रॉब्लम था लोग कंप्यूटर से, और क्या अपॉर्चुनिटीज ऑटोमेटिकली नहीं आ जाती हैं कि हमें इन चीज़ों को कहीं पर ऑब्स्टिकल लगाना चाहिए। देखिए पहली बात दो चीज़ें आप मान के चलें, बाकी मैं इलेबोरेट करूँगा। टेक्नोलॉजी और साइंस में विकास होता रहेगा, दुनिया को पूरा एक्सप्लोरेशन नहीं हुआ। ओके आप ये कह सकते हैं भाई ये गैलेक्सी दिख रही है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, सबसे छोटा चीज क्या है, इलेक्ट्रॉन है, उससे छोटा भी है क्या। ये एक ह्यूमन की एक वो रहती है, ख्वाहिश रहती है कि मैं एक्सप्लोर करूं। तो एक्सप्लोर करते करते अब टूल्स बेटर होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल टूल्स टू एनालाइज। आप कभी सोच नहीं सकते थे कि टाइपराइटर किसी समय में रिप्लेस हो जाएगा, अब आपके हाथ में आ जाएगा। कभी हमने सोचा नहीं था। कैलकुलेटर जो है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन आप अपने हाथ में कर सकते हैं। तो लोग ये कहते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि रूटीन की चीज़ें हैं, वो मोनोटोनस है, रिपीटेटिव है, उसमें कोई इंटेलिजेंस की ज़रूरत नहीं है। दैट्स हाउ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस केम इन, कि भाई प्रोसेसेस आर लाइक रूल बाउंड, you make rules and you run the software accordingly on a computer and you get the results. So people are saying कि भाई ये जो बेकार का काम आप कर रहे हो, जिसमें ना तो आपका इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो रहा है, ना आपका फिजिकल ग्रोथ हो रहा है, ये चीज़ें आप करते हैं, वी विल गो एंड डू समथिंग बेटर। तो उसके पहलू भी हैं कि जितना आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस होते जाएंगे उतना साइंटिफिकली भी एडवांस होते जाएंगे और वाइस वर्सा। जी। और अभी आदमी का तो की जिज्ञासा बढ़ती जाती है, सबसे छोटा क्या है, सबसे बड़ा क्या है, सितारों से आगे क्या है, गैलेक्सी से आगे क्या है। तो जब तक ये एक्सप्लोरेशन का की जिज्ञासा रहेगी तो नई नई चीजें निकलती रहेंगी। और अगर जब ये जिज्ञासा खत्म हो जाए तो क्या हम इंसान नहीं रहेंगे? देखिए मैं कुछ कह नहीं सकता, आप हैवान भी बन सकते हैं। क्या हम एक जानवर की कैटेगरी में आ जाएंगे क्योंकि उनको कोई एक्सप्लोर नहीं करना। हमें कोई कह सकते हैं कि एक इंसान में हमेशा एक चुल रहता है कि मेरे को ये क्या जानने का है। तो आई कैन नॉट से कि व्हाट विल हैपन आफ्टर 2 बिलियन ईयर्स, 20 लाख साल के बाद क्या होगा, 30 लाख साल सृष्टि का क्या स्वरूप होगा, क्योंकि देयर इज नथिंग, कोई भी फिजिकल एंटिटी जैसे प्लैनेट है, स्टार्स हैं, ये जो है फॉर एवर नहीं है, दे हैव लिमिटेड लाइफ। अर्थ की भी लिमिटेड लाइफ है, स्टार की भी अपने, स्टार जिस दिन सूरज बंद हो गया, वी विल ऑल वैनिश। तो एज वी अंडरस्टैंड द अर्थ पे जो इंसान रहता है या और प्राणी रहते हैं, तो हो सकता है और बहुत अर्थ हैं, लाखों करोड़ों अर्थ होंगे, वी डोंट नो द डायमेंशन।
यूनिवर्स की डायमेंशन, ये सारी चीजें सोची हुई तो एक ह्यूमन माइंड नहीं है, एक कुछ बनाया, कुछ लिखाया, लाइक जैसे साइंस कहती है कि दिस इज इक्वल टू दिस एंड उसके बाद प्रूव करना शुरू कर देती है। तो क्या हम पहले ये एक डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ऐसे करना है, उसके बाद देन वी स्टार्टेड प्रूविंग इट, और व्हेन वी नो दैट कि तब हम इसको मानते हैं कि देखिए ऐसी बात नहीं है। पहली बात तो साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो भी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, मेडिसिन भी बेस्ड ऑन साइंस है, इंजीनियरिंग इज बेस्ड ऑन साइंस। वो साइंस हुआ है कि अगर आप एक सिद्धांत इधर एप्लीकेबल है तो दुनिया के दूसरी जगह पे भी एप्लीकेबल होगा। यूनिवर्सलिटी ऑफ लॉ ऑफ साइंस, वो हर जगह वही होगा। हालात अगर वही हैं तो वही लॉ अप्लाई करेगा। इट इज डजंट डिस्टिंग्विश बिटवीन द प्लेस एंड द ह्यूमन बीइंग्स। ओके, दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, व्हाटएवर। Number 2, this will keep evolving. Third is कि human mind is always inquisitive and adventurous. वो सोचता सितारे देख लिए, इससे आगे क्या है, वो भी देख लिया, उससे आगे क्या है। तो ये जिसे मैं कहूँ जिज्ञासा या एडवेंचर की एक प्रवृत्ति, एक एटीट्यूड, जब तक इंसान है तब तक चलता रहेगा। जिज्ञासा के बाद क्रिएटिविटी आती है सर? बिल्कुल, जिज्ञासा आएगी। ही फाइंड्स वेज टू फुलफिल हिज डिजायर, ही क्रिएट्स मैनी प्रोसेसेस और प्रोडक्ट्स, ही ट्राइज टू बिल्ड समथिंग। अब जैसे पहले झोपड़ी में हम रहते थे, फिर ग्राउंड फ्लोर बनना शुरू हुआ। उसने कहा ग्राउंड फ्लोर में तो ज़मीन भाई बड़ी लग रही है, महंगे बिकते हैं, अच्छा भाई एक स्टोरी और बनाए। बनाते बनाते अब 100 स्टोरी तक पहुंच गया। तो जिज्ञासा इंसान की हमेशा बनी रहेगी, पैसे के लिए भी, लस्ट के लिए भी, और एक एडवेंचर के लिए भी हमेशा रहेगा। सर थोड़ा पॉलिटिक्स के ऊपर मैं आता हूँ। मेरे कुछ क्वेश्चंस थे जो मैं अक्सर मुझे लगता है कि हम कहीं पर क्या मिस आउट कर रहे हैं कि या इट विल गो लाइक दिस ओनली। हमारे पॉलिटिक्स में मैंने कुछ पॉइंट्स पढ़े थे कि हम वी कैन नॉट रिलीजन के लिए हम वोट के लिए डिमांड नहीं कर सकते, लेकिन आज एकदम से बिल्कुल चेंज हो चुका है। दिस एंटायर थिंग इज बेस्ड ऑन रिलीजन, मतलब कि लोग ओपनली इस चीज़ को कहने शुरू कर दिया कि जस्ट बिकॉज ऑफ रिलीजन गिव अस वोट एंड ऑल दिस थिंग। तो इलेक्शन कमीशन यहाँ पे कहाँ पे वीक पड़ गया, कि क्या प्रॉब्लम हुआ इसका? देखिए ये एक ऐसा इशू है जिसपे डिबेट तो बहुत होती है, कानूनी रूप से बहुत कुछ कर नहीं सकते आप। कौन सा रिलीजियस स्टेटमेंट इज जनता के लिए ख़राब है या अच्छा है, और इसके बारे में कोई साइंटिफिक या लीगल इशू क्या है उस पर बहुत ज़्यादा बात कर नहीं सकते। अब अगर एक आदमी कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, एक समुदाय का आदमी है वो कुछ कहता है, दूसरा कुछ कहता है, तो उसमें पोलराइजेशन होना अगर आप लोग सोचेंगे करेंगे। फिर भी मैं ये समझता हूँ कि ये हर दौर में रहा है, कभी कहीं ज़्यादा कभी कम, और कई दफ़ा जनता भी जो पढ़ी लिखी होती है वो डिबेट करते हैं, बोलते हैं, फिर कई दफ़ा जॉब का इशू आ जाता है, कुछ और इश्यूज आ जाते हैं, तो लोग फिर दूसरी बातें करने शुरू कर देते हैं। तो ये पूरी दुनिया में हो रहा है, कोई इंडिया में नहीं हो रहा। अब ट्रम्प साहब भी बात कर रहे थे वाइट की ब्लैक के इशू काफ़ी अभी अमेरिका में मैं बेसिकली मैं ये इंडिया की बात नहीं कर रहा, मैं ओवरऑल मैं पूरा वर्ल्ड में देख रहा हूँ कि ऐसे इश्यूज अक्कर होने शुरू हो गए। बराबर सर, ये बैलेट बॉक्स और दूसरा ईवीएम, काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ ने ईवीएम को रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है। उन्होंने कहा कि बैलेट बॉक्स के थ्रू ही वोटिंग होनी चाहिए। तो
ये वाला और वो वाला आई डोंट थिंक, देखिए वाई ईवीएम्स वाली वॉल्ट क्यों बनाए गए? एक तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वोटर्स की संख्या बहुत ज़्यादा है जी। जितनी अमेरिका की पॉपुलेशन है उसकी तकरीबन उतने हमारे वोटर्स हैं जी। और ये बढ़ते जा रहे हैं। और वोटिंग कराना, फिर काउंट करना, और काउंटिंग में एक वोट से भी दायमे हो सकता है रिजल्ट। तो लोगों ने तब ये सोचा भाई इतने हफ्ते लग जाते हैं, और फिर एक आदमी ने गलत, एक ही वोट का फ़र्क आ गया टेस्ट में, तो रिकाउंट होता था, तो बहुत दिन लगते थे, वायलेंस हो जाती थी, झगड़े हो जाते थे। और कह देता था कि आपने गलत पढ़ा है, मैंने सही पढ़ा है, आप प्रिजाइडिंग अफसर जो है वो झूठ बोल रहा है। तो बहुत ऐसे इंसिडेंट हुए, थोड़ा वायलेंस भी हुई, और रिजल्ट डिक्लेयर करने में बड़ा समय लगता था। उससे क्या होता, सरकार बिल्कुल बंद हो जाती थी। तो ईवीएम्स का फिर एक सोचा गया। और मैं नहीं मानता कि ईवीएम में कोई गड़बड़ है, मैंने भी इलेक्शंस करवाए हैं, और मैं स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी म्यूनिसिपल बॉडीज़ के लिए पंजाब। आई डोंट थिंक देयर इज एन इशू। कोई चांस नहीं है आपके? कोई देयर नथिंग रॉन्ग अबाउट ईवीएम। जब एक व्यक्ति पोजीशन में होता है वो कुछ बोलता है, जब सरकार में होता है कुछ और बोलते हैं। और ईवीएम्स को आज तक कोई प्रूव नहीं कर सका, जो ईवीएम्स हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें कोई ऐसी कमी है। सर देखिए, जैसे साइबर अटैक्स आजकल हम समझ रहे हैं कि साइबर अटैक्स एंड कुछ और थ्रेट्स भी साथ साथ में आ चुके हैं, ऑनलाइन बैंकिंग के साथ, जो इसके साथ साथ में चलता है हमारा ये ईवीएम भी फिर उस केस में एक बार आ ही जाता है कि अगर लोग अपने बैंक अकाउंट से अगर ये सारा कुछ हो रहा है तो टेक्निकली शायद एवरीथिंग इज पॉसिबल, राइट? बट स्टिल मेरे को एक और चीज़ आपसे जो पूछना था, हाँ, जब भी कोई नई पॉलिसी आती है उसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और क्रिटिक्स का एक मेजर रोल रहता है। वो कहाँ पर है, और हमें क्रिटिक्स एक फिलॉसफी में क्यों रिक्वायर्ड है? देखिए, पहली बात तो ये कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, जहाँ डेमोक्रेसी है देश में, पब्लिक के साथ संवाद तो होना चाहिए। पब्लिक अगर खुश नहीं है, या पब्लिक को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती क्रिटिसाइज़ करने की या पढ़ के अपने विचार देने की, तो वो पॉलिसी जनता समझते हम पर थोपी जा रही है, और ये डेमोक्रेसी नहीं है। इस पर डिबेट होनी चाहिए, जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी है। और हम भी समझदार हैं, गरीब आदमी भी बहुत समझदारी से वोट देता है, नहीं भी देता है। अमीर आदमी तो वोट देते नहीं है आमतौर पे। कई दफ़ा कहते हैं, हमसे पूछते, बोले ये आप लोग तो वोट डालोगे? मैं पूछता हूँ, कह रहे आप हमारे यहाँ तो आते, बोले पहले बार तो वोट नहीं डालोगे, डालोगे तो अपने विवेक से डालोगे, तो हम आप पे क्यों समय खराब करें? तो ऐसे पॉलिटिशियंस कहते हैं, बात भी उनकी सही है। पर देखिए, वोट डालने के आज के दिन कोई भी हिंदुस्तानी ऐसा बेवकूफ़ नहीं है कि वोट आपके कहने से, मेरे कहने से डाल देगा। जाएगा जरूर। कुछ लोग कमिटेड हैं, हर तरफ आइडियोलॉजी के कमिटेड होते हैं, वो रहेंगे, चाहे सही हो गलत हो, वो भी एक क्राउड है। लेकिन बहुत सारे तो कमिटेड नहीं है। बट सर, जो हम मीडिया में देखते हैं आजकल, वो कहीं ना कहीं पर हमारी साइकोलॉजी पे इम्पेक्ट करता है, हमारे आइडियाज़ को मोल्ड करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो इस चीज़ को आप क्या सोच रहे हैं कि जो हम मीडिया पे हम जो आजकल चीज़ें देख रहे हैं, इसका क्या इम्पेक्ट पड़ता है पॉलिटिक्स पर? ये पहले से ही था, मीडिया के इम्पोर्टेंट पार्ट था पॉलिटिक्स। देखिए, समय के साथ मीडिया भी इवॉल्व हुआ है, ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब ऑल इंडिया रेडियो चालू हुआ तब न्यूज़ आती थी और कुछ गाने और संगीत के प्रोग्राम होते थे जी। बिना का गीत माला हम सुनते थे 50s में, 60s में। बहुत ज़्यादा प्रोग्राम नहीं थे, सीमित थे, और सुनने वाले कम थे क्योंकि रेडियो अफोर्डेबल नहीं था। टीवी आया, फिर टीवी अब हर एक आदमी के पास है, इट्स अफोर्डेबल,
अब तो मोबाइल भी में भी टीवी देख सकते हो। सो गरीब से गरीब आदमी भी मोबाइल अफोर्ड कर लेता है। 1000 रुपये का भी मोबाइल आता है, 500 का भी आता है, 5 लाख का भी आता है। तो पहली बात तो ये कि इंफॉर्मेशन फ्लो एंड एक्सेसिबिलिटी हैव इंक्रीज्ड without any exception. Okay. People are well connected. It has good aspects and bad. Bad ये कि कोई गलत चीज़ करनी हो जल्दी से फैला सकते हो आदमियों का। अच्छी बात ये कि इंफॉर्मेशन फ्लो क्विक है, आप अब झूठ बोल के काम नहीं कर सकते, हर एक आदमी के पास इंफॉर्मेशन है, अवेलेबिलिटी है। तो हर एक अच्छी चीज़ के कुछ नेगेटिव पहलू भी होते हैं। सर देखो सर, इंफॉर्मेशन का भी एक एल्गोरिदम है। ये जो हमारा हम एक एल्गोरिदम से वो भी काम कर रहा है, वो ही नोज कि आपका इंटरेस्ट कहाँ पर है, अकॉर्डिंगली यू विल गेट द कंटेंट, उसके अकॉर्डिंगली आपको कंटेंट भी मिल रहा है। तो नाउ इट्स ऑल अबाउट कि व्हाट इज़ योर पर्सनल इंटरेस्ट। दुनिया क्या चाह रही है उसको मत देखो, तुम क्या चाह रहे हो वो देखो। हाँ, काफ़ी हद तक देखिए, जैसे आपने कहा कि इंफॉर्मेशन फ्लो, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, ओपिनियंस इज वाइड स्प्रेड, और इसके नुकसान भी हैं। गलत चीज़ चल पड़े, लोग अडॉप्ट कर लें तो उसका नुकसान भी हो जाता है, और अच्छी चीज़ है तो उसका फ़ायदा भी होता है। तो देखिए, इंफॉर्मेशन फ्लो के दोनों ही एस्पेक्ट्स हैं, और ये हमें अगर इसका ठीक ढंग से एनालिसिस करनी हो, समझना हो, तो हमें जनता को जितना जागरूक हम बना सकते हैं उतना बनाएं। कि भाई आप सोचो, ये नहीं कि आपने कुछ ब्रॉडकास्ट किया या टेलीकास्ट किया वो सही है, वो सही है। तो ये ये सब जगह देखते हैं। किसी भी देश में आप जाइए, किसी भी सोसाइटी में जाइए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पर कम है। और आज के दिन हम 50 साल पहले हम सोच नहीं सकते थे हमारे हाथ में मोबाइल होगा। हमें किताब भी खरीदने की ज़रूरत है, हम डाउनलोड करके पढ़ लेंगे। तो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी कुछ दिन रात का अंतर कर दिया है। और अगर आप ये मान के चलें, अगर आप अब तक हम लोग के पास जो इन्फॉर्मेशन थी, सबसे ज़्यादा मोबाइल फ़ोन चाइना में और इंडिया में है आज के। अमेरिका में मोबाइल फ़ोन बनते ज़रूर थे, बिकते कम थे। तो टेक्नोलॉजी एंड साइंस हैव बिकम वेरी इंपॉर्टेंट टूल्स। अब सर जैसे साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया वहाँ का रूलर है किम। तो अब वहाँ पर कुछ आई एम नॉट अबाउट दिस कंप्लीट फैक्ट कि ये फैक्ट है कि नहीं, बट वट एवर जो अभी तक पब्लिसाइज हुआ कि हर 1 घंटे के बाद एक उनका कि जैसे हे बगैम्बो करके है कि वहाँ पर हर किसी को 1 घंटे बाद एक उसको सुनना पड़ेगा, और जो टीवी चैनल्स चलेंगे वो सब फेवर में ही होंगे। और वहाँ की भी सरकार सस्टेनेबल है, वहाँ पर भी लोग अपने राइट्स पर हैं। और वो मेरे को बताओ कि सर अब यहाँ हम क्या वो बेटर है कि डेमोक्रेसी बेटर है? देखिए, इस समय जैसे आपने कहा नॉर्थ कोरिया, या आप रशिया ले लीजिए फिलहाल।